हेलो फ्रेंड्स, मैं शिव निचान आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूं जीएसटी की मंथली रिटर्न जीएसटी आर वन में कुछ नई चेंजेस यहाँ पर एनेबल हुए हैं। इसका इम्पैक्ट यहाँ पर डायरेक्टली आपकी जीएसटी आर1 और 3B में भी आएगा। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और शेयर कीजिएगा। यहाँ पर जो है जीएसटी की ऑफिशियल वेबसाइट www.gst.gov.in, इस पर मैं आपको पूरा यहाँ पर प्रोसेस बताने वाला हूँ स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर समझिएगा कि आपने अगर जीएसटी में नॉर्मल रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है तो उस केस में आपको जो है मंथली जीएसटी की रिटर्न जीएसटी-आर1 फाइल करने की रिक्वायरमेंट आती है। अगर आप यहाँ पर क्यूआरएमपी ऑप्ट नहीं करते हैं तो क्यूआरएमपी अगर ऑप्ट कर लेते हैं उस केस में आपको मंथली आईएफएफ फाइल करना होगा, फिर 3 महीने में एक बार जीएसटी-आर1 फाइल करनी होगी। तो जीएसटी-आर1 का प्रोसेस तो ये रहने वाला है। वैसे यहाँ पर जो है जो क्यूआरएमपी वाली स्कीम है वो यहाँ पर काफी लोगों के लिए बेनिफिशियल नहीं रहती है, क्योंकि यहाँ पर उनको अगर B2B सप्लाई आपकी ज्यादा है तो फिर आप मंथली में इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर यूजर नेम पासवर्ड क्या होता है, जब भी आप नया जीएसटी नंबर लेते हैं उसके बाद आपको यूजर क्रेडेंशियल्स जो है खुद से जनरेट करने होते हैं। ये यूजर नेम पासवर्ड अगर आप भूल गए तो फॉरवर्ड का ऑप्शन दिया गया है। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएंगे, इनके थ्रू आप इनको यहाँ पर रिट्रीव कर सकते हैं। तो पहले यहाँ पर यूजर नेम लिख लेना है, फिर पासवर्ड लिख लेना है, कैप्चा कोड डालकर यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने की व्यू कुछ इस टाइप से आएगा। उसके बाद यहाँ पर जो है आप नीचे देखेंगे तो फाइल रिटर्न का ऑप्शन आता है। वैसे यहाँ अगर आपकी नील रिटर्न है तो काफी आसानी से आप फाइल कर सकते हैं, वो भी मैं यहाँ पर साथ के साथ ही आपको बता दूंगा। नील रिटर्न तो आप अपने मोबाइल से भी फाइल कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है लेटेस्ट मंथ फैब के लिए हम यहाँ पर सर्च करेंगे। सर्च पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर जो है आपको ये वाले टूल्स देखने के लिए मिलने वाले हैं, जीएसटी-आर1, 2B, 3B एंड 2A। जब आप जीएसटी-आर1 फाइल कर देंगे उसके बाद यहाँ पर 3B एनेबल होगी, तो इसके लिए भी मैंने सेपरेट वीडियो वैसे अपलोड किया है। लेटेस्ट अभी जो नए चेंजेस आए उनके साथ मैं यहाँ पर फिर से अपलोड करूंगा, क्योंकि यहाँ पर फरवरी ऑनवर्ड्स यहाँ पर जो है इंटरेस्ट कैलकुलेशन, उसके बाद इनवॉइसिंग अपडेशन, तो काफी सारे नए यहाँ पर चेंजेस एनेबल कर दिए गए हैं। ठीक है, अब आपको अगर कोई भी एरर सही करनी होगी, आपने यहाँ पर जीएसटी-आर1 फाइल की, जैसे आप R1 फाइल कर देंगे तो यहाँ पर 1A का ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा अगर आपकी कोई मिस्टेक हो गई है तो मैं आपको पहले यही बताने वाला हूँ कि क्या क्या गलतियां हो सकती हैं और फिर आप उस गलती को कैसे रेक्टिफाई कर पाएंगे। सिमिलर रिटर्न में भी आप चाहें तो 1A के थ्रू कर सकते हैं, नेक्स्ट मंथ में फिर से आप R1 के थ्रू भी कर सकते हैं। बेटर है कि आप एक बार में ही सही तरीके से फाइल करें। मैं यहाँ पर आपको एक एक टेबल अच्छे से यहाँ पर समझाने वाला हूँ। नॉर्मल टेबल्स भी सारी कवर होंगी, उसके बाद अमेंडमेंट की टेबल्स में यहाँ पर कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्रिपेयर ऑनलाइन पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपके सामने एक सिंपल सा फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले हम टेबल ओवरव्यू एक बार ले लेते हैं। ये टेबल्स का मतलब है इसमें डाटा यहाँ पर फीड करना होगा। अगर आपको यहाँ पर नील रिटर्न फाइल करनी है तो उस केस में फाइल नील रिटर्न पर क्लिक करेंगे और ईवीसी सबमिट करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पर फाइलिंग का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो मैं अभी यहाँ पर नील फाइल नहीं कर रहा हूँ। अब यहाँ पर ये टेबल्स प्लान को ध्यान से समझिएगा। जैसे यहाँ पर ड्रैग डाउन करेंगे तो यहाँ पर सभी टेबल्स की जो डिटेल्स है वो प्रोवाइड की गई है। देखिए यहाँ पर भी इस टाइप से आप ड्रैग डाउन करेंगे तो पता लग जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं जो आपकी जरूरी टेबल्स यहाँ पर होती है वो आपकी, एक तो यहाँ पर जीएसटी में जो टेबल नंबर 4 है, अगर आपकी B2B सप्लाई है। अगर आपकी यहाँ पर जो है स्मॉल अप डीलर से आपकी अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई होती है, टेबल नंबर 7। उसके बाद यहाँ पर अगर कोई भी डेबिट या क्रेडिट नोट आप काट रहे हैं तो उस केस में रजिस्टर्ड के लिए टेबल नंबर 9B। ये वाले दो पार्ट्स हैं, दोनों के नाम जो है 9B रखे गए। रजिस्टर्ड के लिए यहाँ पर डाटा अपलोड होगा, अनरजिस्टर्ड के लिए यहाँ पर टेबल नंबर 12 और 13 जो है मैंडेटरी होती है। बाकी ई कॉमर्स वालों के लिए जो ई कॉमर्स जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पर सेल करते हैं उनके लिए टेबल नंबर 14 भी मैंडेटरी है। तो उनकी रिटर्न का जो प्रोसेस है सेपरेट होता है, वो मैंने अलग से एक वीडियो अपलोड कर दिया था, वो आप एक बार देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर सारी टेबल डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो का ड्यूरेशन थोड़ा ज्यादा हो सकता है, आप ध्यान से समझिएगा और सुनिएगा। अगर आपके यहाँ पर जो है B2B सप्लाई है, मतलब आपके पास जीएसटी नंबर है, जैसे आपका किसी भी स्टेट में जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन है और कोई अदर पर्सन हो सकता है जिसके पास जीएसटी नंबर है, वो सेम स्टेट का भी हो सकता है, अदर स्टेट का भी, तो फिर आपको टेबल नंबर 4 में डाटा एंटर करना होगा। अगर यहाँ पर जो है आपकी डिटेल्स कुछ इस तरीके से है कि पर्सन यहाँ पर अनरजिस्टर्ड है और वो अदर स्टेट में आप उसको सप्लाई दे रहे हैं, कोई भी गुड्स इशू कर रहे हैं या फिर उसके अलावा सर्विस इशू कर रहे हैं, वो पर्सन अनरजिस्टर्ड है और अदर स्टेट में आप दे रहे हैं, तो उस केस में अगर इनवॉइस की वैल्यू 1 लाख रुपए से ज्यादा होती है तो टेबल नंबर 5 में एंट्री होगी। अगर आप यहाँ पर एक्सपोर्ट करते हैं, वो विद पेमेंट ऑफ टैक्स भी हो सकता है, विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स भी हो सकता है, तो उस केस में टेबल नंबर 6 से यूज होने वाली है। ये मैंने आपको पहले से बता दिया था, जब आपकी अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई होगी, वो विद इन स्टेट हो या अदर स्टेट हो, तब आपको टेबल नंबर 7 यूज करनी है। हाँ, अगर क्राइटेरिया यहाँ पर अदर स्टेट में 1 लाख से ऊपर जाएगा पर इनवॉइस, तो फिर वो पर इनवॉइस डिटेल यहाँ पर अपलोड होगी। टेबल नंबर 8A, 8B, 8C, 8D यहाँ पर आपकी नील रेटेड, एग्जाम्प्टेड या नॉन जीएसटी में अगर आप डील करते हैं तब ये यूज होती हैं। टेबल नंबर 9B जो है वो डेबिट नोट्स, क्रेडिट नोट्स के रिगार्डिंग है। रजिस्टर्ड पर्सन की यहाँ पर, अनरजिस्टर्ड की यहाँ पर डिटेल्स अपलोड होती हैं। कुछ यहाँ पर सर्विस इंडस्ट्री के केस में एडवांस पर जीएसटी पे करना होता है, तो उसकी डिटेल्स यहाँ पर आती है। जब एडवांस एडजस्ट हो जाएगा उसकी डिटेल हमें इस टेबल में डालनी होगी।
बाकी जब यहाँ पर एडवांस एडजस्ट हो जाएगा उसके बाद इनवॉइस तो आपका टेबल नंबर 4 या फिर इसमें ही अपलोड होगा, ठीक है। टेबल नंबर 12 HSN वाइज समरी, यहाँ पर जो है आपको B2B के लिए अलग निकालना पड़ेगा, B2C के लिए निकालना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर डिटेल्स एंटर करनी होगी। डॉक्यूमेंट में यहाँ पर जो है आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स इशू हैं आपके ड्यूरिंग द मंथ में, वो किस नंबर से किस नंबर तक हुए हैं, किस में क्या कैंसिल है, वो यहाँ पर डिटेल्स आएगी। ये जो डिटेल्स है टेबल नंबर 14 ये ई-कॉमर्स के लिए है और ये 15 भी ई-कॉमर्स के लिए है। अगर आपकी यहाँ पर गलती हो जाती है और आप अगले महीने में उसको अमेंडमेंट करना चाहते हैं तो उस केस में यहाँ पर अमेंडमेंट रिकॉर्ड का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर जो है आप टेबल नंबर 9 B2B सप्लाई के लिए यहाँ पर जो कि आपकी टेबल नंबर 4 से लिंक है, जैसे टेबल नंबर 4 एंटर होगी सेम इसी तरीके से यहाँ पर ये अपलोड होगी। ये आपकी टेबल नंबर 5 से लिंक्ड है, यहाँ पर 1 लाख से ऊपर की वैल्यू के लिए आपको अमेंडमेंट करनी है, कोई गलती हो गई है। ये टेबल नंबर 6 से आपकी लिंक्ड है। ये टेबल नंबर आपकी यहाँ पर जो है क्रेडिट नोट डेबिट नोट्स के रिगार्डिंग है, उसमें आपको कोई अमेंडमेंट करना है, जैसे कि रजिस्टर्ड पर्सन के रिगार्डिंग जो कि 9B टेबल है। तो 9B से 2 लिंक टेबल बनाई गई है, एक तो 9C यहाँ वाली और एक ये वाली, ये अनरजिस्टर्ड के लिए है और ये वाली रजिस्टर्ड के लिए है। टेबल नंबर 7 से लिंक आपकी टेबल नंबर 10 है, कोई भी अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई है उसमें अमेंडमेंट करना चाहते हैं तो ये वाली आपको यूज करनी है। ये 11A 11B जो है अमेंडमेंट है, जो एडजस्टमेंट जो आप एडवांस पर टैक्स पे करते हैं। टेबल नंबर 14A 15A ई-कॉमर्स के लिए है। हाँ, टेबल नंबर 12 और 13 के लिए कोई अमेंडमेंट अलाउड नहीं होती है। डिटेल्स भरने के बाद आपको जनरेट समरी पर क्लिक करना है, फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज पर रिडायरेक्ट होंगे, वहां पर भी डिटेल्स वेरीफाई करनी होगी और उसके बाद EBC के द्वारा सबमिट करना होता है। अगर आपने ड्यूरिंग द मंथ में ई इनवॉइसिंग जनरेट की है, जैसे कि नॉर्मल इनवॉइस या फिर उसके अलावा आपके क्रेडिट नोट डेबिट नोट्स, वो सारी डिटेल्स यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगी, बस आपको एक बार चेक करना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको इसमें डाटा कैसे फिल आउट करना है वो बता देता हूँ। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और ध्यान से समझिएगा कि एक एक पॉइंट के अंदर में क्या क्या चीज़ यहाँ पर रहने वाली है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं टेबल नंबर 4A की। इस पर क्लिक करने के बाद ऐड रिकॉर्ड पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप ऐड रिकॉर्ड पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस टाइप का पेज आएगा। अब यहाँ पर जो है आपको सामने वाले पर्सन का GST नंबर एंटर कर देना है। जैसे आप यहाँ पर डिटेल्स एंटर कर देंगे उसके बाद यहाँ पर इनवॉइस नंबर एंटर करना है, फिर उसके बाद यहाँ पर डेट एंटर करनी है, ठीक है। यहाँ पर इनवॉइस की वैल्यू एंटर करनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 1000 रुपये का इनवॉइस है और उस पर 18% का GST है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो है इस टाइप से डिटेल्स एंटर करनी होगी, 1000 प्लस 18% का GST। उसके बाद यहाँ पर जिस भी रेट की आपकी आइटम है उसके सामने वैल्यू आप एंटर कर देंगे इस तरीके से। तो अगर ये सामने वाले पर्सन का GST विद इन स्टेट है तो यहाँ CGST SGST आएगा, बाकी अगर नहीं है तो उस केस में फिर IGST लगेगा। अगर स्टेट का है तो ये भी ऑटोमेटिकली आता है, यहाँ पर कुछ नहीं करना। उसके बाद यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देना है। सेव पर क्लिक करते जाएंगे तो सारे रिकॉर्ड्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। जितने भी रिकॉर्ड्स आप चाहे तो उसको एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। ऐड रिकॉर्ड पर क्लिक करके 1 बाय 1 करके आपको सारे डिटेल्स इसी तरीके से यहाँ पर ऐड कर लेनी है। उसके बाद बात करते हैं टेबल नंबर 5। टेबल नंबर 5 पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको ऐड रिकॉर्ड पर क्लिक करना होगा। 1 लाख से ऊपर का अगर इनवॉइस की वैल्यू है तो उस केस में हमें POS सेलेक्ट करना होगा। POS मतलब जिस भी स्टेट में आपने सप्लाई की है। सेम स्टेट में किया है, सेम स्टेट के लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, टेबल नंबर 7 में डालना पड़ेगा। इसमें अदर स्टेट का ऑप्शन है तो अदर स्टेट का यहाँ पर एनेबल है। सपोज करें आपने यहाँ पर हरियाणा में यहाँ पर सप्लाई की है। इनवॉइस नंबर में भी 12 ले लेता हूँ। डेट यहाँ पर जो भी जिस मंथ के लिए आप फाइल कर रहे हैं विद इन मंथ की आपकी डेट होना जरूरी है। उसके बाद यहाँ पर टोटल वैल्यू आपको लिख देनी है, ठीक है। हम यहाँ पर 1 लाख रुपए का एग्जाम्पल ले लेते हैं। इस तरीके से आप यहाँ पर वैल्यू लिखेंगे, फिर जिस भी रेट के आइटम है उसके सामने यहाँ पर आप वैल्यू लिख देंगे और यहाँ पर उसके बाद सेव पर क्लिक कर देंगे। जितने भी स्टेट में आपने सप्लाई किया सबके लिए आपको एक एक करके डिटेल्स यहाँ पर 1 बाय 1 करके ऐड करनी होगी। उसके बाद बैक पर क्लिक करके अब यहाँ पर एक्सपोर्ट के लिए इनवॉइस ऐड करेंगे। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप यहाँ पर विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स सेलेक्ट करते हैं तो उस केस में आपको LUT फाइल करना मैंडेटरी होता है। तो हर साल आपको जो है LUT फाइल करने की रिक्वायरमेंट आती है। सिंपल सा प्रोसेस है, उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है, वो भी आप देख सकते हैं। उस केस में LUT फाइल करने के बाद आप विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स एक्सपोर्ट यहाँ पर इनवॉइस कर सकते हैं, गुड्स के रिगार्डिंग भी और सर्विस के रिगार्डिंग भी। यहाँ पर ऐड रिकॉर्ड पर क्लिक करना है, यहाँ पर अभी यहाँ पर इनवॉइस नंबर एंटर कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर डेट डाल देनी है, फिर उसके बाद यहाँ पर जो यहाँ पर ये रेड वाले फील्ड्स हैं इन पर डिटेल्स आपको एंटर करनी होगी। अब सपोज करें कि पहले मैं एग्जांपल ले लेता हूँ विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स वाला, तो उस केस में तो आपको अगर 1 लाख का इनवॉइस है तो 1 लाख की यहाँ पर एंटर करना होगा।
फिर उसके बाद जिस भी रेट की वो आइटम है उसके सामने वैल्यू डालनी है, जीरो में यहाँ पर वैल्यू एंटर मत करिएगा, ठीक है। जिस भी रेट की आपकी आइटम है तो यहाँ पर वो आपको इस तरीके से डिटेल ऐड करनी है, सेव पर क्लिक कर देना है। अगर आपके यहाँ पर विद पेमेंट ऑफ टैक्स है, फिर यहाँ पर आपको 1 लाख वाले एग्जाम्पल ले लेते हैं, इस तरीके से आपको यहाँ पर वैल्यू एंटर करनी होगी। वैल्यू एंटर करने के बाद यहाँ पर आप 1 लाख रुपीज़ लिखेंगे और जो भी उसका टैक्स है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये डाटा रिकॉर्ड हो जाएगा। एक एक करके आपको यहाँ पर डिटेल्स को सेव करना होगा। सेव करने के बाद बैक पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद बात करते हैं टेबल नंबर 7, इस पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर ऐड रिकॉर्ड पर क्लिक करना है। इसमें क्या करना है, ड्यूरिंग द मंथ में आपने जिस भी स्टेट में सप्लाई किया है, जैसे यहाँ पर गुजरात में सप्लाई की गई है, और किस रेट पे सप्लाई किया है। अगर आपके मल्टीपल रेट्स हैं तो आपको अलग अलग ऐड करना होगा, तो आपको सबको कंबाइन कर लेना है। 12% की सप्लाई है सपोज करें, यहाँ पर एक एक इनवॉइस अपलोड नहीं करना, पूरे मंथ में जो भी आपकी सप्लाई है, फॉर एग्जाम्पल 50,000 रुपये की सप्लाई है, बस यहाँ पर आपको वैल्यू लिख देना है, टैक्स ऑटोमेटिकली आ जाएगा, रेट सेलेक्ट करना है, सेव पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर जो डाटा है वो भी 1 बाय 1 करके ऐड होता चला जाएगा। बस आपको ध्यान रखना होगा, अगर यहाँ पर सिमिलर स्टेट में अलग रेट के आइटम है तो फिर आपको एक बार और ऐड करना होगा। मल्टीपल ऐड स्टेट यहाँ पर आप कर सकते हैं। टेबल नंबर 7 सबसे आसान टेबल है, इसमें एक एक इनवॉइस ऐड करने की रिक्वायरमेंट नहीं आती है। उसके बाद बैक पर क्लिक कर देंगे। अब बात करते हैं रिलेटेड वाली टेबल्स। तो यहाँ पर इसको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। रिलेटेड, एग्जेम्प्टेड, नॉन जीएसटी सप्लाई, तीनों का मतलब अलग अलग होता है। यहाँ पर इंटर का मतलब है लोकल और इंटर का मतलब है अदर स्टेट। तो अगर आप यहाँ पर लोकल में सप्लाई करते हैं रजिस्टर्ड पर्सन को तो वो रिलेटेड है, तो यहाँ पर वैल्यू आएगी। यहाँ पर टैक्स का कोई भी पॉइंट नहीं आता है, केवल आपको जो भी आपकी ग्रॉस वैल्यू है वो यहाँ पर लिखनी है। एग्जेम्प्टेड में यहाँ पर वैल्यू लिखनी है, नॉन जीएसटी में यहाँ पर लिखनी है। जिसके सामने जो वैल्यू अवेलेबल है वो यहाँ पर आप टाइप कर देंगे, सेव पर क्लिक कर देंगे। वैसे भी इस पर टैक्स की एप्लीकेबिलिटी तो आती नहीं है, लेकिन रिपोर्टिंग पर्पज के लिए एंटर करना मैंडेटरी है, ठीक है। तो पहले वाली जो रो है वो रजिस्टर्ड पर्सन के लिए लोकल सप्लाई, दूसरे वाली रो है अनरजिस्टर्ड पर्सन के लिए लोकल सप्लाई, थर्ड नंबर की जो रो है वो दूसरे स्टेट में सप्लाई कर रहे हैं रजिस्टर्ड पर्सन को, फोर्थ नंबर की जो रो है वो यहाँ पर दूसरे स्टेट में आप सप्लाई कर रहे हैं अनरजिस्टर्ड पर्सन को। डिटेल्स एंटर करने के बाद सेव पर क्लिक कर देना है। बात करते हैं डेबिट नोट या क्रेडिट नोट। तो रजिस्टर्ड पर आप क्लिक करेंगे, जो भी आपके रजिस्टर्ड इनवॉइस हैं उसके रिगार्डिंग अगर आपने क्रेडिट नोट डेबिट नोट जारी किए हैं तो सिमिलर डाटा एंटर होगा जैसा कि हमने टेबल नंबर 4 में किया था। सामने वाले पर्सन का यहाँ पर आपको जीएसटी नंबर लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर जो भी आपके डेबिट क्रेडिट नोट का नंबर है वो लिखना है। यहाँ पर डेबिट नोट की डेट लिखनी होगी, उसका टाइप यहाँ से सिलेक्ट करना होगा, यहाँ पर वैल्यू लिखनी होगी। वही सेम एग्जाम्पल यहाँ पर भी ले लेते हैं। अगर 1,000 रुपये का इनवॉइस है तो यहाँ पर 1,000 प्लस 180 यानी कि 1,180 रुपये आपको एंटर करने होंगे, प्लस उसी रेट के सामने आपको वैल्यू लिख देनी है। तो ये भी सिंपल है, टेबल नंबर 4 के जैसा है। सेव पर क्लिक करना है, 1 बाय 1 करके सारे इनवॉइस ऐसे यहाँ पर आपको ऐड करने होंगे। अगर आप यहाँ पर अनरजिस्टर्ड पर्सन को यहाँ पर डेबिट नोट क्रेडिट नोट जारी कर रहे हैं तो इसमें यहाँ पर सेम वही पैटर्न रहने वाला है। सबसे पहले पीओएस आपको सेलेक्ट करना होगा, डेबिट कोड नोट क्रेडिट नोट का नंबर, फिर उसके बाद यहाँ पर जो भी डेट है वो यहाँ पर एंटर करनी होगी, वैल्यू क्या थी, उसका टाइप क्या है, फिर यहाँ पर आपको यहाँ पर रेट भी सिलेक्ट करने की रिक्वायरमेंट आएगी कि किस भी रेट के सामने आपने वैल्यू डालनी है, ठीक है। तो यहाँ पर अलग अलग सेलेक्ट का ऑप्शन नहीं दिया गया है, मल्टीपल रेट्स के सामने भी आप वैल्यू लिखेंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। तो इसमें ये भी काफ़ी आसान बनाएगा। जैसे टेबल नंबर 7 में तो हमें एक एक करके रेट वाइज वैल्यू ऐड करनी होती है, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद यहाँ पर टेबल नंबर 11 A1 और 2, इसमें यहाँ पर आपको डिटेल्स एंटर करनी होती है। स्टेट वाइज यहाँ पर डिटेल आपकी एंटर होती है और जिस भी स्टेट में आपने सप्लाई इनिशिएट की है, मतलब यहाँ पर भी एडवांस के रिगार्डिंग आपकी लायबिलिटी आ रही है, उसमें बस आपको पीओएस सेलेक्ट करना होगा, फिर उसके बाद यहाँ से रेट सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर आपको ग्रोस अमाउंट लिखनी है विदाउट टैक्स, टैक्स यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा, इस पर आपकी लायबिलिटी भी यहाँ पर अराइज हो जाएगी। फिर जो आपकी यहाँ पर लायबिलिटी जब कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद इसकी एडजस्टमेंट यहाँ पर होगी, तो उसको यहाँ पर आपको सेम उसी तरीके से सेलेक्ट करना होगा। वो यहाँ पर डिटेल्स यहाँ पर जिस मंथ में आप एडजस्टमेंट कर रहे हैं उसमें यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा। फिर उसके बाद जिस रेट के आइटम है वो यहाँ पर एंटर करेंगे। यहाँ पर जो इसका इनवॉइस बनेगा वो तो यहाँ पर टेबल नंबर 4 के थ्रू ही एंटर होगा, या फिर बाकी अगर अनरजिस्टर्ड का है तो टेबल नंबर 5 और 7 के थ्रू यहाँ पर प्रोसीड करेंगे। बात करते हैं यहाँ पर टेबल नंबर 12। टेबल नंबर 12 फाइल करना मैंडेटरी है। इसमें 2 पार्ट्स हैं, B2B सप्लाई एंड B2C सप्लाई। तो जो B2B सप्लाई है उसके रिगार्डिंग हम यहाँ पर HSN कोड सेलेक्ट करेंगे इस तरीके से। 4 डिजिट का एटलीस्ट आपको डालना मैंडेटरी होता है। अगर आपकी टर्नओवर प्रीवियस ईयर में 5 करोड़ तक की है, 5 करोड़ से ज़्यादा है तो फिर आपको 6 डिजिट का HSN कोड डालना मैंडेटरी होता है। ये सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप प्रोडक्ट का जो भी यूकेसी है कि वो की पीसेस में है, नंबर्स में है, उसकी क्वांटिटी आपको यहाँ पर लिखनी होगी। फिर उसके बाद यहाँ पर टैक्सेबल वैल्यू आपको लिख देनी है। फिर यहाँ से आपको रेट सेलेक्ट करना होगा, जिस भी रेट के आइटम है वो आप यहाँ पर इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर अगर वो लोकल की सप्लाई है तो यहाँ पर इस टाइप से आपको एंटर करनी होगी
और अगर मिक्स्ड है तो फिर आपको यहाँ पर डिटेल्स अलग से निकालनी होगी। इस HSN कोड पर आपकी ये डिटेल्स आपको मैच कराने की रिक्वायरमेंट आएगी। ऐड पर क्लिक करेंगे, मल्टीपल्स HSN है तो यहाँ पर 1 बाय 1 करके आपको यहाँ पर ऐड करने की रिक्वायरमेंट आएगी। फिर उसके बाद बात करते हैं B2C, जो भी B2C सप्लाई हुआ है ड्यूरिंग द मंथ में, सेम जैसे हमने B2B एंटर किया है सेम उसी तरीके से यहाँ पर इसके रिगार्डिंग HSN कोड आपको एंटर करना है। बाकी ये वाले फील्ड्स आपको सेम उसी तरीके से एंटर करने हैं। फिर यहाँ पर ऐड पर क्लिक करके 1 बाय 1 करके सारे HSN कोड को ऐड कर लेना है। उसके बाद बात करते हैं टेबल नंबर 13। टेबल नंबर 13 में क्या है कि यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स नंबर ऐड करने होते हैं। जो भी आपने टैक्स इनवॉइस काटे है यहाँ पर टैक्स इनवॉइस वाले फील्ड में जो भी अनरजिस्टर्ड पर्सन से आपने सप्लाई रिसीव किया उस पर RCM में आपने टैक्स इनवॉइस जारी कराया तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पर आपको देना होगा। अगर आपने कोई इनवॉइस रिवाइज किया उसकी डिटेल्स यहाँ पर आपको देनी है। अगर आपका यहाँ पर डेबिट नोट क्रेडिट नोट है सबके लिए यहाँ पर जो है ऑप्शन दिए गए हैं, पेमेंट वाउचर डिलीवरी चालान सारी चीज़ यहाँ पर अपडेटेड है। अब यहाँ पर जैसे मैं आपको एक में ऐड करके दिखाता हूँ, ऐड पर क्लिक करना है। सपोज करें आपको यहाँ पर जो है इस तरीके से 3 इनवॉइस जारी हुए हैं, ठीक है। तो उसको यहाँ पर टोटल नंबर 3 लिख देंगे आप। कैंसिल अगर कोई हुआ है तो वो, अदरवाइज यहाँ पर 0 एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर जो है आपको सेव पर क्लिक कर देना, डाटा आपका यहाँ पर सेव हो जाएगा। बात करते हैं टेबल नंबर 14। टेबल नंबर 14 में क्या है कि यहाँ पर ऐड रिकॉर्ड पर आप क्लिक करेंगे। ऐड रिकॉर्ड पर क्लिक करने के बाद सामने वाले पर्सन का GST नंबर एंटर करना है जिसके थ्रू आपने सप्लाई किया। सपोज करें अमेजोन के थ्रू किया तो अमेजोन का GST नंबर आएगा। फिर कितनी वैल्यू की आपने यहाँ पर सप्लाई किया, नेट वैल्यू एंटर करनी है। फिर उस पर टैक्स क्या है, ये केवल रिपोर्टिंग पर्पज के लिए टेबल है। 3B में इसका कोई भी इफेक्ट यहाँ पर नहीं जाता है। तो ये तो उनके लिए यहाँ पर जो है जो पर्सन सप्लाई कर रहे हैं। बाकी यहाँ पर ये वाले इस वाले टेबल में तो जो बिग प्लेटफॉर्म्स है जैसे कि मैंने आपको बताया, जो पर्सन जिस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप सप्लाई कर रहे हैं वो प्लेटफॉर्म यहाँ पर डिटेल्स अपलोड करेंगे। रजिस्टर टू रजिस्टर, रजिस्टर से अनरजिस्टर्ड पर्सन को, अनरजिस्टर्ड से रजिस्टर और अनरजिस्टर्ड टू अनरजिस्टर्ड अगर कोई सप्लाई इनिशिएट हुई है तो ये डिटेल्स उनको भरनी होगी। ऐड रिकॉर्ड पर क्लिक करना होगा और फिर उसके बाद डाटा यहाँ पर एंटर करने की रिक्वायरमेंट आएगी। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका सभी टेबल्स में डाटा हो, जितनी भी टेबल्स के अंडर में डाटा है वो आपको फीड कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर जो है आपको जनरेट समरी पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर जो है प्रोसीड टू फाइल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है सारी डिटेल्स आ रही होंगी। इनवॉइस की डिटेल्स एक बार मैच कर लीजिएगा। जो भी आपने B2B सप्लाई किया है, B2C सप्लाई किया है, सारी डिटेल्स यहाँ पर आएगी। HSN की डिटेल्स भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी। तो उनको डिटेल्स को आपको एक बार वेरीफाई जरूर कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर जो है आपको क्लिक कर लेना है फाइल स्टेटमेंट पर। उसके बाद यहाँ पर जो है इस पर सेलेक्ट कर लेना है कंफर्मेशन पर, यहाँ से ऑथराइज पर्सन सेलेक्ट करना है। यहाँ पर जो है फाइल विद EBC का ऑप्शन आएगा, इस पर आप क्लिक कर देंगे। रजिस्टर्ड ईमेल आईडी मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा। इसको जैसे आप वेरीफाई करा देंगे तो ये रिटर्न आपकी यहाँ पर फाइल हो जाएगी। फाइल होने के बाद इस टाइप का कंफर्मेशन मैसेज आएगा। यहाँ पर आप इस रिटर्न को डाउनलोड करना चाहें तो PDF भी डाउनलोड कर पाएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ जैसे रिटर्न आपकी फाइल हो जाएगी उसके बाद यहाँ पर जो आपको R1 GST R1 यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। आप चाहे तो उसमें कोई भी अमेंडमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको क्लिक करना है, रिटर्न डैशबोर्ड पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर जो है जैसे यहाँ पर R1 फाइल हो गई है उसके बाद यहाँ पर जो है 1A का जो टेबल है आपको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन यहाँ पर तभी आप यूज कर पाएंगे जब यहाँ पर इस वाले की ड्यू डेट जा चुकी होगी। और लेकिन इसको फाइल करने की जो ड्यू डेट आपकी रहने वाली है वो 3B को फाइल करने से पहले है। कोई भी आपकी अगर अमेंडमेंट आपको करनी है सेम मंथ में आइडेंटिफाई हो जाती है तो आप 1A के थ्रू अमेंडमेंट कर लें। और अगर आपकी कोई गलती हो गई है, कोई रेक्टिफिकेशन आपको करनी है तो वो अगले महीने में अगर आपको पता लगता है तो आप नेक्स्ट मंथ की R1 में भी इसको करेक्ट कर पाएंगे। मैंने आपको कंप्लीट प्रोसेस बता दिया है GST R1 का। नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ GST R2B 3B सब कुछ यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। बाकी अभी काफ़ी सारी वीडियोज भी यहाँ पर आने वाली है तो वीडियोज को शेयर जरूर करें। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।